नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकिब स्मैश। आज हम अंग्रेजी सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं और ये कहना चाहता हूं कि वे लोग जो स्टूडेंट हैं, क्लास वर्क कोई भी हो, 9th हो, 10th हो, ग्रेजुएशन हो, एमए हो, कोई क्लास हो, कोई वर्किंग पर्सनल हैं या किसी विभाग में हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सही सही अंग्रेजी बोलें, ग्रामेटिकली सही बोलें, या वह शख्स जो किसी विभाग में हो लेकिन अंग्रेजी सीखने की उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके लिए हम कुछ नई बातें प्रस्तुत करने वाले हैं। और दावा तो नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर प्रयास करें और केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम आपके सामने लगभग 10 से 15 वीडियो देंगे। अगर इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, ध्यान दें और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, तो वक्त निकालकर, समय बचाकर उसका प्रैक्टिस करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम और वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एक वर्ड लेंगे और वर्ड है वर्ब, क्रिया। क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे? चूंकि हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं, इसलिए जो बेसिक है उसको ले रहे हैं। बातें बहुत हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी सीखना है, इसलिए हम कुछ बेसिक ले रहे हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजी शब्द जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं हम, उसमें क्रिया शब्द की पहचान हम करेंगे कैसे। ये शब्द वर्ब बहुत ही अनोखा और जानने वाला है। वर्ब जिसको अंग्रेजी में हम हिंदी में इसको क्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम किसी भी शब्द को कैसे पहचाने कि वह क्रिया ही है, इसके लिए मैं एक वे आउट बता रहा हूं और ये तरीका 80% करेक्ट है, 20% फेल्यूर होता है। आप समझ सकते हैं आप कहाँ होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक शब्द। आइए, अंग्रेजी का शब्द है गो। गो की हिंदी होती है जाना। आइए दूसरा शब्द हम ले लेते हैं। एक शब्द ले लिया ऐसे, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल शब्द की हिंदी हो गई सुंदर या खूबसूरत। एक वर्ड और ले लें, TAIL ले लेते हैं। टेल का अर्थ हो गया पूंछ। और भी एक वर्ड लेते हैं हम, TELL। इस टेल का अर्थ हो गया कहना। तो हम करने क्या जा रहे हैं? हम अंग्रेजी के कई शब्द दिए हों, उसमें से इस क्रिया को ढूंढ रहे हैं, वर्ब को ढूंढ रहे हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए? आप पार्टिकुलर शब्द का हिंदी अर्थ देखें। जैसे गो का हिंदी अर्थ देखा और ये देखें क्या हिंदी अर्थ के अंत में ना है क्या? तो यहां गो में ना है। उसी प्रकार ये टेल है, टेल का अर्थ होता है कहना, यहां भी अंत में ना है। तो हमने पहचान लिया ये दो शब्द गो और टेल वर्ब हैं, लेकिन ब्यूटीफुल और ये टेल वर्ब नहीं है। तो जब हम वर्ब को क्यों ढूंढ रहे हैं, इस पर अभी बात कर रहे हैं। किसी भी वाक्य में हमें वर्ब चाहिए है, और वर्ब की पहचान हो गया कि अंग्रेजी का शब्द जिसका हिंदी अर्थ देखा, और यदि हिंदी अर्थ के अंत में ना है तो वर्ब है, और यदि वर्ब है तो उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं, जिसमें हम 3 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इन्हीं 3 फॉर्मों से काम चलेगा। फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म तो अपने आप आ जाता है। ये जरूरत तो इनकी भी है, लेकिन ये अपने आप हमें मालूम हो जाएंगे। तो वर्ब के फॉर्म की बात अभी धीरे धीरे गाहे बिगाहे होगा, लेकिन अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे? तो अब इसके लिए हम एक वाक्य लेते हैं और बात हो रही कोई भी
भी हिंदी का वाक्य दिया हो तो उसमें हम क्रिया ढूंढते हैं, और क्रिया ढूंढने के बाद यदि क्रिया के ना को हटाकर ये ना के बदले ता है या ती है या ते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ता हूं, ऐसे शब्द आए तो ये टेंस का, प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट होगा, पहला भाग होगा। जानते हैं हम लोग टेंस के 3 क्लासेस हैं और तीनों के अलग अलग सब 4 क्लासेस हैं। जैसे टेंस का पहला है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट का पहला सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है कि इसकी पहचान क्या है। तो क्रिया मतलब ना को हटाकर यहाँ पर ता है, ती है या ते हैं जैसे शब्द होंगे। तो एक वाक्य लेते हैं और वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। हमने ले लिया वह जाता है। हम जानते हैं कि ये जाना क्रिया होती है, जाना क्रिया है, पहचान लिया हमने। इस शब्द के अंत में ना है और ना को हटाकर यहां पर जाता, मतलब ये ना के बदले आ गया है ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य जब हमने देख लिया तो उसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे, यही बात अभी मैं कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, हमने पहचान लिया कि अमुक वाक्य, ये जो दिया हुआ वाक्य हमारे सामने, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि कर्ता क्या है, कर्ता है कौन। तो सबसे पहले हम कर्ता, आप विशेष ध्यान दें, कर्ता को हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। कर्ता को सब्जेक्ट कहा जाता है और इसका अब्रिविएशन हम लिखेंगे एस। वर्ब या क्रिया, क्रिया के बदले हम लोग लिखते हैं वर्ब। तो वर्ब के लिए हम संकेत देंगे वी, और एक और होता है कर्म, कर्म की पहचान। लेकिन कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो कभी कभी हम इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए ओ लिख लिया करेंगे। तो कर्ता के बदले एस लिख लेंगे क्योंकि इसकी हिंदी अंग्रेजी सब्जेक्ट है। क्रिया के लिए वी लिखेंगे, कर्म के लिए ओ लिखेंगे, गहे भी गहे कभी कभार लिखेंगे ऐसा। और सिंगुलर और प्लूरल हम लोग जानते ही हैं। तो हम किसी भी सेंटेंस में कर्ता की पहचान कैसे करें, कर्ता को ढूंढें कैसे, हमने काम को आसान करने के लिए एक साधारण वाक्य लिया है। इसके बाद हम मिश्रित और बड़े वाक्यों पर भी विचार करेंगे। लेकिन पहले सीखें, वह जाता है, ये वाक्य है। इसमें जाना शब्द क्रिया होती है और यहाँ पर ना को हटाकर ता है। तो हमने सिर्फ ये पहचान लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अब कर्ता को पहचानने के तरीके की बात कर रहा हूं कि कर्ता को कैसे पहचाने। तो इससे हम एक सवाल करते हैं चुपके चुपके, मन ही मन, और शब्द का प्रयोग करते हैं कौन। हम क्रिया से पूछते हैं कौन, वह जाता है। तो कौन जाता है, इसका उत्तर चुपके से मिला, क्या मिला, वह जाता है। तो इस वाक्य में वह कर्ता हो गया। अब ये कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो एक बात ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब सिंगुलर एक वचन है। तो एक सूत्र हम दे रहे हैं आपको कि कर्ता सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो क्रिया में या तो एस लगेगा, नहीं तो ईएस लगेगा, नहीं तो वी ईएस लगेगा, और कभी कभी आवश्यकता अनुसार आई ईएस लगेगा। तो हमें सीख लेना है, हमें जान लेना है
कि कब हम एस लगाएंगे, कब ईएस लगाएंगे, कब वीईएस लगाएंगे और कब आईईएस लगाएंगे। एक बहुत अच्छी बात है ये, इसको जान लेना चाहिए हमें। तो ध्यान रहे कि ईएस कब लगेगा, इसको भी बात हम करते हैं, लेकिन पहले इसे देखते हैं। वह जाता है, तो जब कर्ता एक वचन है, हमें कर्ता के बाद क्रिया का मान रखना है। कर्ता हमने देख लिया, वह है, और वह की अंग्रेजी है ही, और ही एक वचन है, और जाने की अंग्रेजी होती है गो। तो जब कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में कुछ लगाते हैं, और ध्यान रहे कि क्रिया में यदि अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, तो यहां ई एस लगाते हैं। अब हमने वह जाता है, ही एक वचन है, गो क्रिया है, और क्रिया के अंत में वो है, और इसलिए यहां पर लिखेंगे ही गोज। वह जाता है, ही गोज, इसकी अंग्रेजी ये होगी। लेकिन अगर यही होता वे जाते हैं, तो यहां पर कर्ता हो गया दे, और वे प्लुरल है, और जाने की अंग्रेजी कर्ता के बाद हमें क्रिया रखना है। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्रिया में कुछ नहीं लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया के अंत में एस या ईएस या वीईएस या आईईएस लगाएंगे। लेकिन उस शब्द में जिसके अंत में ओ है, लेकिन डबल ओ है तो नहीं लगाएंगे। सिंगल ओ है, डबल एस है, या सी एच है, या एस एच है, तो वहां पर ईएस लगाएंगे। वे जाते हैं तो दे गो। अब अगला उदाहरण लेते हैं, स्लोली बट स्टेडली और समझ। एक सेंटेंस ले लिया, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, इस वाक्य में पढ़ाना क्रिया है, तो क्रिया हमने ढूंढ लिया, और इस शब्द से सवाल किया कौन, तो उत्तर मिलेगा शिक्षक। तो शिक्षक कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इस क्रिया से पूछते हैं, एक शब्द लगाते हैं, क्या, मन ही मन हमने पूछा क्या पढ़ाते हैं, तो उत्तर मिलेगा पाठ पढ़ाते हैं, तो पाठ ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। शिक्षक के लिए द टीचर, ये एक वचन है, और पढ़ाना की अंग्रेजी है टीच, और टीच के अंत में सी एच है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो हमें क्रिया के अंत में एस, ईएस, आईईएस या वीएस में से कोई एक लगाना है। यहां पर क्रिया में सी एच है तो ईएस लगाएंगे, क्योंकि कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है। तो हमारा वाक्य हो गया द टीचर टीचेस। क्या पढ़ाते हैं, कर्म को बाद में रखना है, तो लेसन पाठ पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट को बाद में रखना है। तो शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं के लिए अंग्रेजी हो गया द टीचर टीचेस लेसन। अब अगर यही होता कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं, अब इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है, इस क्रिया सवाल किया कौन, तो आ गया विद्यार्थी, और विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं, ये वाक्य हमें सूचना दे रहा है कि एक विद्यार्थी नहीं है। कर्ता हो गया विद्यार्थी, ये सिंगल नहीं है,
तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया और इसलिए अब क्रिया में कुछ नहीं लगेगा। पढ़ना की अंग्रेजी रीड है, तो हमने रीड दे दिया और कर्ता चूंकि बहुवचन है इसलिए क्रिया में कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ते हैं से सवाल किया क्या, तो उत्तर मिलेगा पुस्तक, तो यहां पर बुक लिख लिया। द स्टूडेंट्स रीड बुक, पुस्तकें होता तो बुक्स कर देते। आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से मैं 5-6 वाक्य लिख रहा हूं और उसका अंग्रेजी अनुवाद हमने 4 वाक्य लिया है। पहला है तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाना क्रिया है। हमने इससे पूछा कौन, तो तारे। तारे एक वचन नहीं बहुवचन है। तारों आकाशीय पिंड के साथ द का प्रयोग करना चाहिए, तो द स्टार्स लिख लेते हैं। द स्टार्स और टिमटिमाना की अंग्रेजी है ट्विंकल। तो इस वाक्य में चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्रिया में हमने कुछ नहीं लगाया और अनुवाद हुआ द स्टार्स ट्विंकल। अगला वाक्य है घोड़ा दौड़ता है। कौन दौड़ता है, घोड़ा, तो घोड़ा सब्जेक्ट हो गया, तो द हॉर्स रन्स, क्रिया में एस लगा दिया। मोहन दुकान से पुस्तक खरीदता है। मोहन सिंगुलर है, हमने लिख लिया मोहन। खरीदना की अंग्रेजी है बाई, यहां पर एस लगेगा। मोहन बाइज बुक फ्रॉम शॉप। किसान खेत जोतता है। फार्मर सिंगुलर है कर्ता और जोतना की अंग्रेजी है प्लाउ, तो इसमें एस लगाते हैं। फार्मर प्लाउज द फील्ड। इस तरह से हम अनुवाद कर सकते हैं। और ये जितने सेंटेंस हैं, जितने सेंटेंस अभी हमने डिस्कस किए, सारे अफर्मेटिव हैं, स्वीकारात्मक वाक्य हैं, मतलब किसी में नहीं नेगेटिव सेंटेंस मतलब नो का प्रयोग नहीं है, तो ये सारे स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से इन्हें जानते हैं हम। अब हम सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, मतलब नकारात्मक कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें बात मानी गई है, जैसे वह विद्यालय जाता है, ये हम सीख चुके हैं, इसकी अंग्रेजी बनाना सीख चुके हैं। तुम देर से जगते हो, वे लोग बाजार जाते हैं, वह विद्यालय जाता है, ये अफर्मेटिव है। लेकिन इसका नेगेटिव होगा कि वह विद्यालय नहीं जाता है। तुम देर से जगते हो, अफर्मेटिव है, लेकिन अगर हम कहें कि तुम देर से नहीं जगते हो, ये नेगेटिव है। और वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, ये नेगेटिव है। तो पहले अफर्मेटिव का बना ले, वह विद्यालय जाता है, ही करता हो गया, जाना की अंग्रेजी गो, और यहाँ ये लगाएंगे क्योंकि कर्ता सिंगुलर है। ही गोज टू स्कूल, वो विद्यालय जाता है। तुम देर से जगते हो, एक बात ध्यान देने की है कि आई शब्द का अर्थ होता है मैं और यू का अर्थ होता है तुम। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम। देखने से लगता है कि ये दोनों शब्द सिंगुलर हैं, एक वचन है, लेकिन वास्तव में इनको
बहुवचन माना गया है, तो इन आई और ई दोनों को बहुवचन आप मानेंगे। तो हम तुम के बदले यू लिखेंगे। तुम देर से जगते हो मतलब यू गेट अप, गेट अप मतलब जगना। तो चूंकि यू सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए क्रिया में एस नहीं लगा, यू गेट अप लेट, तुम देर से जगते हो। वे लोग बाजार जाते हैं, यहां पर सब्जेक्ट हो गया दे, जाना के अंग्रेजी गो, दे गो टू मार्केट। ये हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हिंदी से अंग्रेजी। अब हम सीखेंगे कि इनका नेगेटिव कैसे बनाएं। तो नेगेटिव बनाने का सिंपल फंडा कि करता है, यदि सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके बाद डज नॉट रख के तब क्रिया रखें और क्रिया में कुछ न लगाएं। जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहां पर करता है ही, और ही सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। और दूसरा सेंटेंस, तुम देर से नहीं जगते हो, यू को बहुवचन मानते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे यू डू नॉट गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, यहां पर करता है दे, बहुवचन है और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट, वे लोग, दे डू नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से हमने अभी हल्का सा दो वाक्यों के बारे में डिस्कशन किया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम तीन तरह के वाक्य बनाएंगे। पहला बनाएंगे अफर्मेटिव, फिर बनाएंगे नेगेटिव और उसके बाद इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? प्रश्न वाले वाक्य। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाले वाक्य। तो अंग्रेजी में प्रश्नवाचक या सिंपल प्रेजेंट का प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा क्या? तो इसकी बात करते हैं। सब एक थोड़ी सी बात ये डिस्कस कर लें कि सिंपल प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का। तो आइए हम इसको लिख करके सीखते हैं। एक बात पर हम ध्यान देते हैं कि अंग्रेजी में प्रश्नवाचक दो प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन एक हम फैमिली के बारे में बात करेंगे। वो फैमिली है WH फैमिली। ये होता क्या है तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दे दें। WH फैमिली की बात करते हैं, ये है क्या? तो WH से मतलब है हु, which, what, when, why, how। ये सारे शब्द। हु का अर्थ होता है कौन, विच मतलब किसका किसकी, जिसका जिसकी, वाट मतलब क्या, वेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों और हाउ मतलब कैसे। इन सारे शब्दों को WH फैमिली कहते हैं। और अंग्रेजी में प्रश्न वाले दो प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? तो इस पर हम लिखे दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। पहला प्रकार है, आप ध्यान देंगे, पहला प्रकार हम इंटेरोगेटिव का लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इससे पहले, इंटेरोगेटिव की पहचान है कि सब्जेक्ट से पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज होगा और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस के इंट्रोगेटिव होने के लिए यही शर्त है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर हो। और कौन सा, चूंकि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है
तो सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू, और इसके बाद मुख्य क्रिया जो होगी उसका पहला रूप होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे बाद में इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। दूसरा प्रकार का जो सेंटेंस है उसमें ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये पूरा फॉर्मेट रहेगा, और इससे पहले WH फैमिली होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं WH फैमिली प्लस डज होगा, और तब डू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट होगा, नहीं भी हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क होगा। इस ऑब्जेक्ट के होने और न होने पर हम फिर आगे जब थोड़ा और सीख लेंगे तो बात करेंगे दो प्रकार के वर्ब की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। अभी फिलहाल इसको इतना रखते हैं। तो इस फॉर्मेट पर आप ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मेट है, उसके बाद हम अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस, इन वाक्यों की प्रकृति पर ध्यान दें। पहला वाक्य है वह यहाँ रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, रहना क्रिया है, उसके अंत में ता है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। करता है ही, रहना की अंग्रेजी है लिव, करता एक वचन है इसलिए हमने क्रिया में एस लगा दिया। ही लिव्स, कहाँ रहता है, यहाँ, तो हेयर कर दिया, ही लिव्स हेयर। अब वह यहाँ नहीं रहता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। करता ही है एक वचन इसलिए डज नॉट का प्रयोग, ही डज नॉट, और क्रिया का पहला रूप लिव, और यहाँ के लिए हेयर लिख दिया, ही डज नॉट लिव हेयर। अगला पार्ट, क्या वह यहाँ रहता है, ये इंट्रोगेटिव है, पहले प्रकार का है। क्या शुरू में आ गया, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव पहले प्रकार का है। सिंपल प्रेजेंट है, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए डज शुरू में आएगा, तो डज ही लिव हेयर, डज ही लिव हेयर, क्या वह यहाँ रहता है। और अगला पार्ट है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा भाग है, वह कहाँ रहता है। वेयर के लिए, कहाँ के लिए अंग्रेजी है वेयर, तो हमने लिखा कि डज ही लिव हियर, इसी में हम वेयर पहले लगा दें, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। इस तरह से हमने 3 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया, और हम अगले वीडियो में इससे थोड़ा सा विस्तृत रूप लेके आएंगे। बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे, सिंपल प्रेजेंट ही लेंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में थोड़ा सा लंबा सेंटेंस चुनेंगे, सब्जेक्ट को कैसे पहचान लें, फिर क्या रखें, और आपके लिए कुछ सवाल भी देंगे। लेकिन अभी छोटे छोटे सेंटेंस दे रहे हैं जिसका आप अनुवाद करेंगे, और उसका आंसर हम उसके बाद देंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन आप कमेंट जरूर करें, और हो सके तो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें।
गाइस यहाँ पर है अंग्रेजी अनुवाद पहले प्रश्न का। पहला, द फार्मर प्लाउज द फील्ड, किसान खेत जोतता है। द फार्मर डज नॉट प्लाउ द फील्ड, किसान खेत नहीं जोतता है। डज द फार्मर नॉट प्लाउ द फील्ड, क्या किसान खेत नहीं जोतता है। वाई डज द फार्मर प्लाउ द फील्ड, किसान खेत क्यों जोतता है। अगला, द सन राइजेज, सूरज के उगने का कोकी, ये उगने की अंग्रेजी है एराइज, द सन राइजेज। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। द बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए फ्लाई में कुछ नहीं लगाया। और रूल ये भूल गया मैं, अगर वर्ब के अंत में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब ऐसा हो कि अंत में वाई हो तो वाई को काट करके उसके बदले आई रखते हैं और यस लगाते हैं, और हम इसको भूल गए थे लेकिन अभी भी और बातें होंगी। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा द बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। आठवां, द टीचर टीचेस द लेसन, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं। नौवां, द लॉयन रोअर्स, सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया में एस लगा, शेर गरजता है और रोर की हिंदी होती है गरजना। अगला, द विंड ब्लोज, बहती हवा को, हवा के लिए एयर है लेकिन बहती हवा को विंड कहते हैं और हवा के बहने की अंग्रेजी है ब्लो। तो द विंड ब्लोज सब्जेक्ट सिंगुलर है, ब्लो क्रिया में एस लगा। और फाइनली हमने आपको ये अंग्रेजी अनुवाद दिया। आशा करता हूँ कि आपने बनाया होगा और ये चेक भी किया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।